हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं. वी नो दैट chemical properties of substance do not change with the change of its physical state, but rate of chemical reaction do depend upon the physical state. यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होते हैं. वो उसके विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों पर आधारित होते हैं. तो वी लर्न इन दिस यूनिट more about these three physical state of matter, particularly liquid and gaseous state. To begin with, it is necessary to understand the nature of intermolecular forces, molecular interactions, and effect of thermal energy on the motion of particles, because a balance between this determine the state of a substance. हम इस चैप्टर में पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था, विशेषतः द्रव और गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे. अंतराण्विक बलों की प्रकृति, आणविक अन्योन्य क्रिया और कणों की गति पर ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव को प्रारंभ में समझना आवश्यक है, क्योंकि इनके बीच संतुलन ही पदार्थ की अवस्था निर्धारित करता है. तो सबसे पहले हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जिसको हिंदी में कहते हैं अंतराण्विक बल. Intermolecular forces are the forces of attraction and repulsion between interacting particles. This term does not include the electrostatic forces that exist between the two opposite charge ions and the forces that hold atoms of a molecule together like a कोवेलेंट बॉन्ड. तो हमारे साथ में जो अंतराण्विक बल की हम बात करें तो अंतराण्विक बल परमाणु अणु के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को अंतराण्विक बल कहते हैं. यह पद दो विपरीत आवेश आयनों के मध्य विद्युत बल से या उस बल से जो अणु में परमाणुओं को जोड़े रखता है या नहीं, ये हम देखेंगे. तो अंतराण्विक आकर्षण बल को जॉन वांडरवाल ने दिया था और उसके सम्मान में हम इसे वांडरवाल्स बल भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? फोर्सेस. यानी कि अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वंडरवाल फोर्सेस इन ऑनर ऑफ डच साइंटिस्ट जोनेस वांडरवाल्स, who explained the deviation of real gases from the ideal behavior through these forces. तो वांडरवाल के सम्मान में इसे वांडरवाल बल कहा जाता है और उन्होंने आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसों के विचलन को समझाया था. तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें कुछ अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जो कि हम पहले के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और आगे उसको देखेंगे हम. इसके अलावा लंदन बल, द्विध्रुव बल तथा प्रेरित द्विध्रुव बल आते हैं.
इसे भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो वी लर्न in this chapter London forces, dipole forces and dipole induced dipole forces. A particularly strong type of dipole interaction is hydrogen bonding. We will learn in previous chapter 4 chemical bonding. So at first we learn London forces. लंदन फोर्सेस के बारे में हम बात करें तो एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो परमाणु तथा अध्रुवीय अणु विद्युत सम्मित होते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होते हैं वो सम्मित रूप से वितरित होते हैं, लेकिन उदासीन परमाणु या अणुओं में भी द्विध्रुव नियंत्रित रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिमेट्रिकली है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरा जो क्लाउड है ये सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसी तरह से बी का भी ये पॉजिटिव चार्ज और ये पूरा सिमेट्रिकली क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सिमेट्रिकली। तो लंदन फोर्सेस के लिए हम कहें तो परमाणु ए तथा बी अस्थायी द्विध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। परमाणु ए और ये बी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार का प्रेरित द्विध्रुव अणुओं में भी उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार के आकर्षण बल को सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट फिट्ज लंडन ने देखा था। इसी कारण दो अस्थायी द्विध्रुव के बीच के आकर्षण को लंदन बल कहा जाता है। इस बल का एक अन्य नाम है, वो है प्रकीर्णन बल। प्रकीर्णन बल भी कहते हैं इसको। इस प्रकार के ये जो आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं, दो अन्य क्रियाकारी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होते हैं उसके बीच की जो दूरी होती है वो किस पर डिपेंड करते हैं, उनके बीच की दूरी के छठे घात यानी कि 1/r⁶ के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये बल अप्रोक्सीमेट 500 पैरामीटर होता है। इसके परिमाण कणों की ध्रुवता पर निर्भर करता है और सभी कणों में प्रकीर्णन बल उपस्थित रहते हैं। तो जर्मन साइंटिस्ट shows that the force of attraction between two temporary dipole is known as London forces. टेम्पररी जो डाइपोल है उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्सेस। अनदर नेम ऑफ दिस फोर्सेस इज dispersion forces, and these forces are always attractive and interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between two interacting particles. तो जो ये forces होते हैं वो किसके ऊपर proportionate होते हैं, वो 1/r⁶ and these forces are important only at short distance 500 पैरामीटर तक ही ये महत्व रखते हैं। And this magnitude depends on the polar stability of the particle, यानी कि ये सभी कणों के प्रकीर्णन बल या उनके परिमाण कणों की ध्रुवता पर निर्भर करते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस इट मीन्स द्विध्रुव बल। द्विध्रुव बल की बात करें, डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स possessing permanent dipole,
यानी कि स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य इस प्रकार के डाइपोल डाइपोल फोर्सेस यानी द्विध्रुव अणु बल कार्य करते हैं। द्विध्रुव के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं जिसे हम डेल्टा से दर्शाते हैं। जैसे कि हमें पता है HCl, तो ये इस तरह का क्लाउड है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस डेल्टा चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस डेल्टा चार्ज। अब इसी के पास में दूसरा यदि मॉलिक्यूल आता है HCl का, तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, प्लस डेल्टा, इसके ऊपर माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं द्विध्रुव यानी कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो ये भी हमें समझ में आ गया है। चलिए, और इसकी जो वैल्यू होती है, द इंटरएक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1r⁴ तो इसकी जो इंटरएक्टिंग एनर्जी जो होती है वो 1r⁴ होती है। और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। r क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। और स्थिर द्विध्रुव अणु जैसे कि ठोसों की बात करें तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा ठोसों के लिए क्या होती है, 1/r³ तथा ध्रुवित अणुओं के मध्य 1/r⁶ के समानुपाती होती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा द्विध्रुव। अब द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। Dipole forces. This type of attractive forces operate between the polar molecules having permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole। यानी कि इस प्रकार के आकर्षण बल स्थायी द्विध्रुव रखने वाले द्विध्रुव अणुओं तथा स्थायी द्विध्रुव नहीं रखने वाले अणुओं के मध्य कार्यरत होते हैं। और स्थायी द्विध्रुव रखने वाला अणु विद्युत उदासीन अणु के इलेक्ट्रॉनिक अभ्र को विकृत करके द्विध्रुव प्रेरित करता है। तो जैसे कि हम AB कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, इस पे प्लस डेल्टा चार्ज है, इस पे माइनस डेल्टा चार्ज है, इसमें क्या है, परमानेंट डाइपोल है, और ये इसके साथ में जो आया है इस पे नॉन पोलर है, ये मॉलिक्यूल है। तो परमानेंट डाइपोल जो होता है वो क्या करता है, इस इंड्यूस्ड इफेक्ट करके इसमें भी ये जो अट्रैक्शन है ये इसमें भी डेवलप करके इसके ऊपर भी प्लस डेल्टा और इस पे भी माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप करता है। तो स्थायी द्विध्रुव एक परमानेंट डाइपोल अध्रुवित में भी के अणु में भी प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न करता है। इसे द्विध्रुव प्रेरित विद्युत बल कहते हैं। यानी कि उच्च ध्रुवीयता आकर्षण बलों के सामर्थ्य में वृद्धि करती है और इस स्थिति में वो प्रकीर्णन बलों तथा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के संयुक्त प्रभाव का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का संयुक्त अस्तित्व है, किसका, प्रकीर्णन बल यानी कि लंदन प्रभाव और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव इंटरैक्शन का संयुक्त प्रभाव देखा जा सकता है। और इस स्थिति में भी आकर्षण 1/r⁶ के समानुपाती होता है, जहाँ r क्या है, दोनों अणुओं के मध्य की दूरी बताता है, जो कि प्रेरित आघूर्णन उत्पन्न करता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्णन उत्पन्न करता है। इसके अलावा एक बल हम और पढ़े थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पहले ही सीख चुके हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हाइड्रोजन और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
इनके साथ में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और हाइड्रोजन बंध बनने में भी जैसे HF के बीच में बंध बना है तो इसके ऊपर प्लस डेल्टा, इसके ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज होता है, इस पे प्लस डेल्टा, इस पे माइनस डेल्टा। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होकर के ये डॉटेड लाइन से बताया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब हमारी बात आती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरैक्शन, यानी कि अंतराण्विक बल और ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल इंटरैक्शंस, इसकी बात करें हम तो एक पदार्थ के अणु या परमाणु की गति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है और द्रव्य के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप होने के कारण ये कणों के गमन के लिए उत्तरदायी होती है और कणों के इस गमन को ऊष्मीय गमन कहते हैं। We have already learned that intermolecular forces tends to keep the molecules together, but thermal energy of a molecules tends to keep them apart. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखते हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल को क्या करती है, अलग अलग भागों में विभाजित करती है। Three states of matter are the result of balance between intermolecular forces and the thermal energy of the molecule। यानी कि हम जानते हैं कि अंतराण्विक बल अणुओं को पास पास रखता है, लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं को एक दूसरे से दूर करती है। और द्रव्य की तीनों अवस्थाएं अणुओं के अंतराण्विक बल तथा ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम होती है। अब अंतराण्विक बलों की बात कर रहे हैं तो when molecular interactions are very weak, molecules do not cling together to make liquid or solid unless thermal energy is reduced by lowering the temperature। यानी कि आणविक अन्योन्य क्रिया बहुत दुर्बल होने की अवस्था में जब तक ताप कम करके ऊर्जा कम न की जाए तब तक अणु साथ साथ अनुलग्न स्थिति में नहीं होते हैं तथा ठोस नहीं बनते हैं। यानी कि थर्मल एनर्जी हाई होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो वो कभी भी पास पास नहीं आएंगे, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं आ सकते हैं। गैसों को केवल संपीड़न यानी कि कंप्रेस करके द्रवित नहीं किया जा सकता, उनमें अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं तथा अंतर अणु बल अधिकतम हो जाता है। तथापि यदि ताप कम करके अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा कम की जाए तो गैस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। यानी कि गैसेस डू नॉट लिक्विफाइंग ऑन कंप्रेशन only, although molecules come very close to each other and intermolecular forces operate to the maximum. However, when thermal energy of molecules is reduced by lowering the temperature, the gases can be very easily liquefied। तो जब हम ताप को कम कर देंगे यानी कि उनकी थर्मल ऊर्जा कम होने के कारण गैस के अणु पास पास आ जाते हैं और गैसें द्रवीभूत हो जाती हैं। तो सिर्फ संपीड़न करके किसी भी गैस को द्रवीभूत करना वो एक रास्ता नहीं है, लेकिन हम उसे उसकी थर्मल एनर्जी कम करके यानी कि उसका तापमान कम करके पार्टिकल्स को पास पास ला सकते हैं और उसे लिक्विफाइंग स्टेट में दर्शा सकते हैं। तो एक पदार्थ की तीनों अवस्था में ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी और उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन जो है उसको कैसे दर्शाया गया है ये मैं बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए, सबसे गैस में
प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन यानी कि अंतराणुक अन्योन्य क्रिया की पूर्व प्रभाविता। तो सबसे अणु किसमें दूर दूर होते हैं? गैस में, उसके बाद किसमें? लिक्विड में, और सबसे पास पास किसमें होते हैं? सॉलिड में। इसी तरह से सॉलिड को थर्मल एनर्जी दी जाए तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी दे करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और लिक्विड में और थर्मल एनर्जी दे करके हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। इससे वाइस वर्सा है कि थर्मल एनर्जी कम करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद और कम की जाए तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सारे फोर्सेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो गैसीय अवस्था की बात आती है हमारे सामने। तो गैसीय स्टेट, अब जो टॉपिक हमारा शुरू हुआ है यहाँ से हमको बहुत ध्यान देना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहीं से शुरू होते हैं हमारे। गैसीय स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था। इस चैप्टर में अधिकतर हम गैसीय अवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे। तो गैसीय अवस्था क्या है? द्रव की ये सरलतम अवस्था होती है और अपने पूर्ण जीवन काल में वायु के महासागर में हम डूबे रहते हैं, जो गैसों का मिश्रण होता है। और वायुमंडल की सबसे नीची परत यानी कि ट्रोपोस्फियर, जो गुरुत्वीय बल के द्वारा पृथ्वी से बंधी रहती है, में जीवन व्यतीत करते हैं। वायुमंडल की यह पतली परत हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और यह परत हमारी हानिकारक विकिरण से रक्षा करती है। इसमें डाइऑक्सीजन O2, डाई नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जलवाष्प H2O उपस्थित होती है। यानी कि दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। थ्रूआउट आवर लाइफ वी रिमेन immersed in the ocean of air, which is mixture of gases. We spend our life in the lowermost layer of the atmosphere called troposphere, which is held to the surface of the earth by gravitational force. The thin layer of atmosphere is vital to our life. The shields us from harmful radiations and contains substance like dioxygen O2, dinitrogen N2, carbon dioxide CO2 and water vapor H2O. Let us now focus our attention on the behavior of substance which exist in the gaseous state under normal conditions of temperature and pressure. तो अब हम हमारा ध्यान उस गैस के व्यवहार पर केंद्रित करेंगे जो ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में होता है। और सामान्य परिस्थितियों में हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में मात्र 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस हैं। तो लेट अस सी दैट अ लुक एट द पीरियोडिक टेबल। ओनली 11 एलिमेंट्स exist as a gaseous under normal conditions। तो नॉर्मल कंडीशन में गैसियस स्टेट में कौन सा होता है? फर्स्ट ब्लॉक में जो आता है हमारा हाइड्रोजन, देन 15 ब्लॉक में आता है नाइट्रोजन, 16 ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन एंड क्लोरीन, एंड 18 के सभी कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. These are the 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. These 10 elements exist as a gaseous under normal conditions, and the gaseous state is characterized by the following physical properties. अब कौन सी physical properties होती है वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो फर्स्ट, gases are highly compressible, यानी गैसें अत्यधिक संपीड़ीय होती है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेरित करती है। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड, यानी ठोसों तथा द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व कम होता है।
द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ gases आर नॉट फिक्स्ड एंड दिस एज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। तो गैसों का आयतन और आकृति अनिश्चित होती है, उसे जिस पात्र में हम भरते हैं उसका आयतन और आकृति वो अपना लेती है। गैसेस मिक्स इवनली एंड completely in all proportion without any mechanical aid। यानी गैसें किसी भी यांत्रिकी सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाती है। तो यहाँ हमारा गैसीय अवस्था कंप्लीट हो गया है पूरा। अब हम अगले वीडियो में गैस लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। तो इसके नोट्स आपको ब्रीफ में बुक में देख करके बनाना है। तो डिफरेंट फोर्सेस के बारे में आप इसमें डिस्क्राइब करिएगा और गैसीय स्टेट यानी गैसीय अवस्था के गुण कौन कौन से, भौतिक गुण कौन से होते हैं, ये भी आपको बताना है इसमें। तो इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना है हमको।